तो चलिए बच्चों, स्वागत है आपका एमकेसी के इस प्लेटफॉर्म पर, और जहां पर हम मॉडल पेपर की बात करने वाले हैं। और एग्जैक्टली बिल्कुल मैं आपसे बताने वाला हूं कि ये मॉडल पेपर करके आपको रियल एग्जाम की फीलिंग आ जाने वाली है, क्योंकि आपने कंटेंट तो पढ़ लिया होगा, अलग अलग जगह से पढ़ा होगा, एमकेसी के चैनल पे पढ़ा होगा, बट जो ये जो मॉडल पेपर आपको फीलिंग कराएगा, ये जो मॉडल पेपर एमकेसी आपको प्रोवाइड कराएगा, वो आपके एग्जाम को श्योर शॉट सुनिश्चित कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं इस एग्जाम में 25 क्वेश्चंस होते हैं, और 25 क्वेश्चन के साथ साथ इसमें आपकी माइनस मार्किंग भी होती है एयरफोर्स के ग्रुप एक्स के एग्जाम में। आइए हम शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला सवाल क्या है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगा सवाल शुरू करने से पहले कि आप इसको रोक करके और एक बार अटेम्प्ट जरूर करिएगा, फिर लास्ट में अपने आप को कमेंट सेक्शन में अपने आप को एक्सप्रेस करिएगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि को उचित राशि द्वारा व्यक्त नहीं किया गया है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैव नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट? अब बताइए कौन सी राशि को प्रॉपर यूनिट में नहीं व्यक्त किया गया है। बलाघूर्ण की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, तो बिल्कुल सही है। प्रतिबल की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। प्रत्यास्थता गुणांक भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होता है, क्योंकि फोर्स अपॉन एरिया ही होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, तो ये भी सही है। प्रत्यानयन बल बटे क्षेत्रफल। पृष्ठ तनाव, बच्चा पृष्ठ तनाव की मैं आपको बताऊं, पृष्ठ तनाव की यूनिट जो होती है, पृष्ठ तनाव की यूनिट होती है आपकी पृष्ठ तनाव की यूनिट होती है S बराबर F अपॉन L, तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है, क्योंकि वो गलत रिलेशन दिया हुआ है। चलते हैं साथ ही साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर बिना किसी देरी के। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस व्हेन, किसी भी कण का जो त्वरण है वो परिवर्तित कब होता है? जब उसके वेग की दिशा बदल जाती है, या उसके वेग का परिमाण बदल जाता है, या दोनों चीजें बदलती हैं तो बदल सकता है। आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम इंटरवल देता है, टाइम इंटरवल जो होता है। तो अगर आप बताइए, वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, अगर दोनों में से कुछ भी बदल गया तो ये वेलोसिटी एक्सेलरेशन तुरंत ही बदल जाएगा, तुरंत ही बदल जाएगा। तो अगर हम बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? हमारा बोथ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पर, चेक करते रहिएगा खुद को। चलिए इसको बताइए, अगर P प्लस Q बराबर R दिया हुआ है और R परपेंडिकुलर है P के, और P और Q के बीच का कोण क्या होगा? देखिए, कभी कभी क्वेश्चन आपके साथ एयरफोर्स में क्वेश्चन का लेवल सही आ जाता है, बहुत अच्छा लेवल आ जाता है। उसी लेवल का मैंने क्वेश्चन, बिल्कुल जैसे मैंने कहा, आपको पूरे रियल एग्जाम की फीलिंग दे दूंगा मैं। देखिए, P और Q ये दोनों वेक्टर क्या हैं? अगर देखा जाए तो R और P परपेंडिकुलर हैं, तो यहां पर आप मान के चलिए कि R और P आपस में परपेंडिकुलर दिए हुए हैं। उसको हम नहीं कह रहे हैं, वो खुद ही कह रहे हैं R और P आपस में परपेंडिकुलर हैं। R और P परपेंडिकुलर हैं, तो आपको P और Q के बीच का कोण निकालना है। अब एक चीज और समझनी, P प्लस Q बराबर R, इसका मतलब P में अगर आप Q को जोड़ेंगे तो आपको R मिलेगा, तो P के हेड पर Q का टेल आपको रखना होगा, तब जाकर के आपको R मिला है। तो ये हो गया आपका फार्मूला। अब आपको ये कह रहे हैं, अगर देखिए ये कोण आपको निकालना है P और Q के बीच का, तो ये कोण मान लेते हैं थीटा है, तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा बच्चा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? R का मैग्नीट्यूड, और बेस कितना हो जाएगा? P का मैग्नीट्यूड। हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है कि P बराबर क्या है? R है, तो बराबर कितना हो गया? 1 हो गया। थीटा बराबर कितना हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। तो π/4 क्या सही कर दें? नहीं, एयरफोर्स का ग्रुप एक्स है, ठीक है, इसी में बच्चे रुक जाते हैं कई बार फिजिक्स में, यही सब गलतियां करते हैं। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है आपका π/4 आपका आंसर आ रहा है, लेकिन π/4 सही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वेक्टर इससे दूर जा रहा है और एक वेक्टर इसके करीब आ रहा है, तो इस वाले वेक्टर को अगर बढ़ाएंगे तो ये वेक्टर दूर जा रहा होगा। दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी ले सकते हैं जब दोनों के बीच का जो कोण हो या तो दूर जा रहा हो या तो उसकी ओर आ रहा हो। सीधा सीधा इसका आंसर हो जाएगा पाई माइनस π/4, यानी क्या आ जाएगा? 3π/4। बच्चों ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल, किसी स्थान पर जहां G बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किसी पिंड का भार 9.8 न्यूटन है, इसका द्रव्यमान कितना होगा? चलिए, वेटेज ऑफ अ बॉडी इज 9.8 न्यूटन एट अ प्लेस वेयर G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स मास विल बी। फार्मूला बहुत ही सिंपल है, वो कितना भी माइंड गेम आपके साथ खेलें, ठीक है, आप डेफिनेटली इसको कर सकते हो। W की वैल्यू कितनी है? 9.8 डिवाइडेड बाई G की वैल्यू होती है 9.8, बराबर कितना आ जाएगा? 1 kg, ठीक है, 1 kg आ जाएगा, ठीक,
1 kg आ जाएगा, दिस इज 1 kg। ऑलराइट, तो यहां पर ये बात हो जाएगी और ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या आप सही कर पाए थे? क्या आपने क्वेश्चन को रोक करके अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी? जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके लास्ट में कितने क्वेश्चन सही हुए। देखिए, बर्फ पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए, फ्रिक्शन से क्वेश्चन है, छोड़ता नहीं है कोई पोर्शन, एयरफोर्स जाने रहना। बर्फ पर चलते समय फिसलने से बचने के लिए छोटे कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बर्फ का घर्षण क्या होता है? अधिक होता है, या अभिलंब प्रतिक्रिया अधिक होती है, या बर्फ घर्षण कम दे पाता है, या अभिलंब प्रतिक्रिया कम होती है। साथ ही साथ आप इसको इंग्लिश में भी देख लें और मैं आपको सीधा आंसर देता हूं, बर्फ पर फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होती है, सीधा सा इसका आंसर है, जिसकी वजह से इसका ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैंने हर लेवल का क्वेश्चन रखा है, जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जैक्टली, बिल्कुल। इस सवाल को पढ़िए बहुत ध्यान से। द्रव्यमानों m तथा 4m के दो पिंडों की गतिज ऊर्जाएं समान हैं, तो उनके संवेगों का अनुपात क्या होगा? बताना है बच्चों आपको। Two bodies of mass m and 4m have equal kinetic energies. What is the ratio of their momentum? ध्यान रखें, अगर दो बॉडीज m और 4m दिया हुआ है और उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? इक्वल है, तो आप ध्यान रखिएगा, ये जो होता है आपका मोमेंटम, मोमेंटम बराबर होता है √2m_k। काइनेटिक एनर्जी k है, मोमेंटम ये है। अब मान लेते हैं दो पिंड हैं, तो पहले वाले का P1 मान लेते हैं और दूसरे वाले का मान लेते हैं मोमेंटम P2 है। तो यहाँ पर दूसरे वाले का मास कितना है? 4m है, और साथ में काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है। तो अगर आप दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या बचेगा? यहाँ पर √2, यहाँ पर 4 बाहर आ जाएगा तो 2 बचेगा, तो ऊपर कितना है? 2mk। यहाँ पर ये 4 बाहर आ जाएगा तो 2 हो जाएगा, अंडर कितना बचेगा? 2mk। पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, P1/P2 बराबर बच्चा कितना आ जाएगा? 1:2। इस तरह के सवाल आपको बहुत टकराएंगे एयरफोर्स के एग्जाम में 13 अक्टूबर को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब भी आप एग्जाम देंगे हमेशा ये आपको फायदा करेगा, हमेशा फायदा करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पर। मेजर कलसी क्लासेस जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करेगा वो पूरे देश के अंदर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। आप अगर बात करें मेजर कलसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड की, तो एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी तीनों की बात कर लेते हैं। इसमें जो ऑफलाइन कोर्स है, अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, आप जहाँ पे भी हैं बैक पैक करिए और यहाँ पर अगर आना है आपको, तो आपके लिए बहुत बेस्ट ऑफर है पूरे देश के अंदर। जैसे 40,000 आपका पूरा पहले प्राइस हुआ करता था, लेकिन डिमांड देखते हुए, बच्चों की कमी, पैसे की कमी, एक तरीके से कह सकते हैं कि जिस तरह से समाज में गाँव देश देहात से बच्चा आता है उसके पास नहीं होता है पैसा, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेजर कलसी क्लासेस ने अपना जो प्राइस है वो रिड्यूस करके सीधे 15,000 कर दिया है। 15,000 में आप इमेजिन करके देखिए कि 15,000 में इतनी बेस्ट फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं। आप रिटर्न दे सकते हैं, फिजिकल सेशन है आपका, एडॉप्टेबिलिटी टेस्ट है, मेडिकल कैंप्स हैं। मेडिकल की वजह से कितने बच्चे लास्ट टाइम पे बाहर हो जाते हैं, शुरू में इतना वो एल्बो इशू, मतलब छोटे छोटे इशू की वजह से वो बाहर हो जाते हैं। तो क्यों आप इतना अपनी लाइफ को फॉर ग्रांटेड लेकर के चल रहे हैं? तो देखिए, स्टडी मटेरियल हो गया, स्पोकन इंग्लिश, क्योंकि आपका टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, बहुत लिमिटेड ऑफर है, इसको आप इस नंबर पर 9696330033 पर फ़ोन करके इमीडिएटली आप यहाँ पर आ सकते हैं, यहाँ पे आने की प्लानिंग कर सकते हैं इमीडिएटली। चलिए, एल त्रिज्या के ऊर्ध्वाधर वृत्त में उच्चतम बिंदु की स्थिति पर डोरी में तनाव शून्य होने के लिए निम्नतम बिंदु पर वेग कह रहे हैं कितना होना चाहिए? द मिनिमम वेलोसिटी at the lowest point so that the string just slack at the highest point in the vertical level of radius। अब देखिए, अगर आपने एग्जाम दिया है कभी या अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपने कभी पढ़े हैं तो आपको पता चलेगा क्वेश्चन का लेवल यही होता है। देखिए, अगर आप वर्टिकल मोशन, ऊर्ध्वाधर गति की बात करें, वृत्तीय गति की, तो कम से कम अगर आपको पूरा वृत्त, अगर आप एक चीज़ को बांध करके आप ऐसे घुमा रहे हैं, तो कम से कम नीचे जो वेग होगा, अगर उसकी लंबाई l है तो उसके नीचे कम से कम वेग जो होगा वो √5gl होना चाहिए। और जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर v बराबर √ कितना होना चाहिए? gl होना चाहिए, अगर ये l लेंथ का रस्सी है तो, ठीक है। और अगर यहाँ पहुँची है रस्सी तो बीच में उसकी स्पीड जो होती है, मैं सब बता दे रहा हूँ आपको, 3gl होनी चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। मैंने साथ ही साथ और भी चीज़ें आपको बता दी। चलिए अब इसको बताइए ज़रा जल्दी से, आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में इसको आंसर करिएगा। समान ताप पर दो गेंदें क्या करती हैं? टकराती हैं। क्या संरक्षित रहता है ऐसा होने पर? ताप, वेग, गतिज ऊर्जा, संवेग। जानते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। टू बॉल्स कोलाइड एट सेम टेम्परेचर, व्हाट इज कंजर्व? बहुत फेवरेट है ये, तो बहुत प्यार से पूछता है, ठीक है। तो टू बॉल्स
कोलाइड एट सेम टेम्परेचर तो क्या कंजर्व रहेगा। अब वो कुछ और नहीं कह रहे हैं, दो गेंदें हैं वो टकराती हैं, अब वो कुछ नहीं कह रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन है कि इनइलास्टिक कोलिजन है, मतलब प्रत्यास्थ टक्कर है या अप्रत्यास्थ सुघट्ट है टक्कर है, वो कुछ नहीं बता रहे हैं। तो इसका मतलब आपको कोई ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो हर चीज में कांस्टेंट होती है, और वो क्या है, संवेग है, वो है मोमेंटम आपका, वो है आपका मोमेंटम। तो संवेग यानी कि रेखीय संवेग एक ऐसा क्वांटिटी है फिजिकल जो किसी भी तरह की दुनिया में कोलिजन हो उसमें हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जितना पहले था भैया उतना ही बाद में रहेगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं आपके इस सेशन में। आपके हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस कर लिए थे, 7th हो गया, 9th क्वेश्चन देखिए। अ हॉलो सिलेंडर एंड अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ सेम मास एंड, ये तो फेवरेट है एयरफोर्स ग्रुप एक्स में फिजिक्स के लिए, ये फेवरेट है। 25 क्वेश्चन आते हैं आपको पता होगा, और माइनस मार्किंग भी होती है, तो ये फेवरेट है इसका। देखिए, एक आनत तल के शिखर से एक खोखला सिलेंडर व एक ठोस सिलेंडर विरामावस्था से एक साथ छोड़े जाते हैं, कौन धरातल पर पहले पहुंचेगा। देखिएगा, आनत तल है, इंक्लाइन प्लेन है, तो देखिए इंक्लाइन प्लेन से ये चीज़ें छोड़ी जा रही हैं। एक जगह पर खोखला गोला है और एक जगह पर आपका भरा हुआ है, ठीक है, तो दोनों को एक साथ छोड़ा जाता है, एक ऊंचाई से छोड़ा जाता है। तो सवाल है कि कौन पहले नीचे आ जाएगा। तो देखिए, इसकी जिसके लिए भी k²/r² की वैल्यू सबसे कम होती है, सबसे लीस्ट होती है, ठीक है, कम होती है, वही पहले पहुंचेगा। रीचेज फर्स्ट। जिस भी जैसे गोला हो, चाहे वो खोखला गोला हो चाहे ठोस गोला हो, जिसके लिए भी ये वैल्यू सबसे कम होती है वो सबसे पहले पहुंचता है। ये वैल्यू क्या होती है, जैसे आप सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते होंगे, I बराबर होता है, जैसे खोखले गोले का लिखेंगे तो 2/3 mr² होता है, और अगर आप सॉलिड का लिखेंगे तो ये होता है 2/5 mr²। तो बच्चा ध्यान रखना है, दिस इज योर k²/r²। ये जो शुरू में लिखा हुआ है फैक्टर आता है 2/3 और ये सब, ये आपका k²/r² होता है। तो बताइए सबका किसका कम है, किसका कम है, ठोस गोले का कम है, 2/5 है। जिसका k²/r² कम होगा, आपको सारे फॉर्मूले इसके पता होंगे तो आप किसी का भी बता सकते हो कौन पहले गिरेगा कौन नहीं। बिल्कुल मैंने एक ही इसमें आपको सीधा ही क्लियर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर गोले की बात नहीं है, यहाँ पर सिलेंडर की बात हो रही है। सिलेंडर में क्या होगा, सॉलिड सिलेंडर जो होता है, सॉलिड सिलेंडर का 1/2 होता है, आंसर वही आएगा आपका क्योंकि इसका ही कम होता है। सॉलिड सिलेंडर का 1/2 होता है और इसका कितना होता है, खोखले का 1 होता है। तो यहीं पे दूसरे वाले का क्या है, कम है। अगर यहीं स्फीयर दिया होता जैसे मैं डिस्कस कर रहा था, तो स्फीयर के लिए क्या हो जाता है, ठोस गोला हो जाता है। यहाँ पर ठोस सिलेंडर है, ठीक है, दोनों चीजें रोल की जा रही हैं, तो ठोस वाला पहले पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि उसका k² क्या है, कम है। चलिए इसको पढ़िए, इसको बताइए जरा। इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक बाई 1%, ओ हो, ग्रेविटेशन तो एकदम पकड़ के लाता है क्वेश्चन के अंदर। देखिए, इफ रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक बाई 1% व्हेन मास रिमेन सेम द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी टू द सरफेस ऑफ अर्थ वुड। अब देखिए, remains unchanged, decrease by 2%, become 0, increase by 2%। यदि द्रव्यमान अपरिवर्तित रहते हुए पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, सतह पर गुरुत्वाकर्षण पर क्या असर पड़ेगा। बहुत मक्खन सा आइडिया है इसके लिए, बहुत बढ़िया सा आपका सोल्यूशन है। अगर 5% से कम परसेंट की बात हो रही है, मतलब ये 5% बढ़ गया, ये 2% बढ़ गया, 3% बढ़ गया, 5% उससे कम बात हो रही है, तो उसके लिए फार्मूला होता है, अगर आपका मास कांस्टेंट है, ध्यान रखना, अगर द्रव्यमान नियत है तो g में जो परसेंटेज एरर होता है वो बराबर होता है -2 टाइम्स r में जो आप परसेंटेज चेंज करते हैं। तो अगर r कहा जा रहा है 1% सिकुड़ जाता है, 1% घट जाता है, तो मतलब -1% यहाँ रखेंगे आप, तो -2 r के जगह पर कितना, 1% घट गया है, कितना आ जाएगा, +2, यानी कि जो g की वैल्यू है वो 2% क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इससे बेटर, इससे सिंपलेस्ट सोल्यूशन आपको क्या मिल जाएगा, 5% से कम है तो सीधा आंसर, ठीक, और एकदम टिक करके आ जाएंगे आप, फाइनली आपको नंबर मिल जाएगा। आप जानते हैं 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन की बात होती है, 10 क्वेश्चन प्रॉपर्ली आपका अगर आपका करेक्ट है तो एक तरीके से सेक्शनल कट ऑफ आप क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन वही नहीं हो पाता फिजिक्स में। क्यों, क्योंकि अटेंशन नहीं है, उस लेवल का कंटेंट नहीं गया है। चलिए, ये यहाँ पर जो कंटेंट मिल रहा है आपको, ये आपको श्योर शॉर्ट सिलेक्शन दिलाएगा जो एमकेसी के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। रिसर्च्ड इंस्टीट्यूट है, R&D बहुत हो चुकी है, बहुत रिसर्च हो चुका है। देखिए यहाँ पर क्या है, समुद्र के पानी में तैरना आसान होता है, क्यों,
वाई इज इट ईजियर टू स्विम इन द सी वाटर? बताइए, जल्दी बताइए। समुद्र के पानी में तैरना क्यों आसान होता है? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व की अपेक्षा क्या होता है? अधिक होता है। आप इसको अटेम्प्ट करके देख लीजिए। सॉल्ट की वजह से नहीं, हाईएस्ट सी लेवल की वजह से, प्रेशर की वजह से नहीं, बल्कि डेंसिटी ज़्यादा होगी तो अपथ्रस्ट क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। अपथ्रस्ट ज़्यादा मिलेगा तो आपके डूबने के चांसेस क्या होंगे? कम होंगे। सीधी सी बात है। यहाँ बताइए, बिल्कुल तेजी के साथ जल्दी से बताएं, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण ऐसी है जो आवर्ती गति को प्रदर्शित नहीं करता? बच्चा, हम लोग ये करते हुए टाइम का भी ध्यान रखेंगे कि कितने समय में हम लोगों ने किया। तो अभी आप देखेंगे कितने समय में ये पॉसिबल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन डज नॉट रिप्रेजेंट अ सिंपल हार्मोनिक मोशन? बताइए, सिंपल हार्मोनिक मोशन किस में रिप्रेजेंट नहीं होता? y बराबर एस। सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या कंडीशन होती है? SHM की कंडीशन होती है कि उसका जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट हो और जो फंक्शन जिससे आप डिनोट करते हैं वो इनफाइनाइट ना होता हो। इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, नो नहीं होना चाहिए, ठीक है? किसी भी कोण पर इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। साइन की वैल्यू 0 से लेकर के आप पाई तक देखेंगे, कहीं पे भी इनफाइनाइट नहीं होती है। कॉस की भी नहीं होती है, साइन और कॉस की मिला लेंगे तब भी नहीं होगी। लेकिन टैन की वैल्यू π/2 जैसे ही आया तुरंत ही ब्लो कर जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टैन जब π/2 होगा तो ये इन्फिनिटी चला जाएगा और SHM आप डिफाइन कर ही नहीं पाएंगे उस पॉइंट पर। तो सीधा सा आंसर हो गया आपका। चलते हैं बिल्कुल। ओहो, ये बहुत विशेष जानकारी। बहुत बच्चे सोचे होंगे, मुझे थोड़ी देर पहले मैं ऑफलाइन की बात कर रहा था, उनको लगा होगा कि सर ऑफलाइन में तो 15,000 मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ ये पूरे यहाँ पर खास करके जो बच्चा, जिस जोन का बच्चा जो डिज़र्व करता है वो पैसे की वजह से ना आ पाए, इसका ध्यान रखा गया है पूरा मेजर कसी क्लासेस में। तो अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं आ सकते तो आपके पास ऑनलाइन भी ऑप्शन है। एयरफोर्स नेवी ICG का ऑनलाइन सबसे अफोर्डेबल पूरे देश में। जाइए, गूगल करिए, रिसर्च करिए, जितना ढूंढ सकते हैं ढूंढ लीजिए। फाइनली आपको रिजल्ट यही मिलेगा कि सबसे मिनिमम लेवल में कंटेंट का भी ध्यान रखना। सबसे मिनिमम लेवल में सबसे मैक्सिमम कंटेंट और सबसे क्वालिटी कंटेंट कौन देता है? मेजर कसी क्लासेस देता है। अगर आप सिर्फ 2000 पे कर सकें तो देखें, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स की PDF, ऑनलाइन टेस्ट, डाउट सेशन। बच्चा, ये इसकी बात नहीं है, कहने की बात नहीं है, ये वाकई में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ओनली 2000 एंड योर लाइफ कैन चेंज। अगर आप ऑनलाइन सीरियसली काम करते हैं तो वहाँ पर पढ़ते हैं, रेगुलरिटी के साथ लेते हैं। यहाँ पे लाइव क्लास हो रही है तो वहाँ पे आपको, जहाँ पे भी आप हैं वहाँ आपको डेली लेना है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण नहीं होता क्योंकि? बड़ा बढ़िया सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल का मतलब लत लगी है एयरफोर्स ग्रुप X में, लत लग गई है उनको भेजने की कंसेप्चुअल सवाल। साउंड वेव आर नॉट पोलराइज्ड बिकॉज देयर स्पीड इज लेस, अ मीडियम इज नीडेड फॉर देयर प्रोपोगेशन, दीज आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, देयर स्पीड डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। एक ही रीजन आपको हमेशा टिक करना है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव को पोलराइज नहीं किया जा सकता। कान खोल के बैठा लीजिए, अभी से लिख लीजिए, आपके एग्जाम में यही काम आ जाएगा, ठीक है? किसी भी लॉन्गिट्यूडनल वेव को कभी भी पोलराइज नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताइए। कह रहे हैं सरल आवर्त गति कर रहे कण की कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान क्या होता है? अगर कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए कि यही है, ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से आया, फिर यहाँ से आया, तो इस दौरान इसकी जो टोटल एनर्जी होती है, टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसकी वैल्यू होती है ½ kA², जहाँ पर A क्या है? मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं आयाम या एम्पलीट्यूड। तो आयाम तो कांस्टेंट ही होता है, ये आपका कांस्टेंट है ही, ठीक है? K कांस्टेंट है ही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑलवेज कांस्टेंट। ये अगर आप देखेंगे तो ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड अपॉन टाइम होता ही नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑलवेज कांस्टेंट होता है। टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व होती है। अगर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी घट रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। चलिए इसको बताइए। एक खोखले गोली चालक द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है गोले के बाहर, गोले के सतह पर, गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर, गोले के केवल केंद्र पर। खोखली गोली चालक है, ध्यान रखना बच्चा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर बोल रहा है। कंडक्टर आप जानते हैं, आप
बस वाला कंडक्टर की बात नहीं हो रही, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो कंडक्टर है वो उसके अंदर अगर आप देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी चार्ज होते हैं वो सब के सब कहाँ जाते हैं, सरफेस पर आ जाते हैं। कोई भी चार्ज आप देंगे अल्टीमेटली कहाँ जाता है, सरफेस पर। और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या होता है, आर स्क्वायर। तो जैसे जैसे आप सरफेस से बढ़ते चले जाएंगे, अंदर तो जीरो है, यहाँ से आपका फील होना शुरू होगा, और जैसे जैसे आप आर बढ़ाते चले जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र क्या होगा, घटता चला जाएगा। तो अगर आप यहाँ सरफेस से बाहर जाएंगे तो यहाँ घटता चला जाएगा और अंदर जीरो है, इसका मतलब मैक्सिमम कहाँ पर है, सरफेस पर। बाहर जाएंगे तो घटता चला जाएगा, अंदर तो जीरो ही है, अंदर तो जीरो ही है, तो इसका मतलब मैक्सिमम कहाँ है, सरफेस पर अधिकतम है, तो गोले की सतह पर अधिकतम होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। एक तार का प्रतिरोध 4 ओम है। अब इसे इस प्रकार खींचा जाता है जिससे कि इसकी लंबाई दोगुनी हो जाती है। तो इसका नया प्रतिरोध क्या होगा बताएं। Resistance of a wire is 4 ohm. Now it is stretched so that its length becomes double. Its new resistance will be. Here comes the speciality. यहाँ पर आता है कि वाकई आपने कितना काम किया है और वाकई आपको कितने शॉर्टकट्स पता है, कितना आपका लॉजिक क्लियर है। बिल्कुल एक लाइन में क्वेश्चन होगा। अगर आपको पहले से पता हो तो आपको क्वेश्चन पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी तार को आपने n गुना खींच दिया है, अगर किसी तार की लंबाई L थी लेकिन आपने n गुना उसको और खींच दिया है, तो तार का नया प्रतिरोध हो जाता है n स्क्वायर इंटू प्रारंभिक प्रतिरोध। तो यहाँ पर 2 गुना आपने खींचा है तो 2 का स्क्वायर हो गया, और पहले उसका रेजिस्टेंस कितना था, 4 ओम था। कितना हो जाएगा बच्चा, 16 ओम आपका करेक्ट आंसर हो गया। कुछ करना ही नहीं है, हंसी तो नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें देखिए, एक संधारित्र जिसकी धारिता 50 माइक्रोफैरड है 10 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, आवेशित किया गया। संधारित्र में संचित ऊर्जा कितनी होगी। देखो संधारित्र भी उनका बहुत ही पसंदीदा और लजीज टॉपिक है, इस टॉपिक को कभी नहीं छोड़ते। तो इस टॉपिक से जरूर क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए, हर एक क्वेश्चन चुन चुन के रखा हूं। संधारित्र की जो धारिता होती है, देखिए अगर आप संधारित्र है और संधारित्र के बीच में जो पोटेंशियल है V है और इसकी धारिता C है, तो इसमें जो संचित ऊर्जा होती है आप जानते हैं 50% वर्कडन में चली जाती है और सिर्फ 50% स्टोर होती है। तो इसका फार्मूला होता है हाफ CV²। यहाँ पर आप पुट कर लीजिए हाफ, C की वैल्यू कितनी है 50। कई बार आपका कैलकुलेशन भी काम आता है, माइक्रोफैरड है, माइक्रोफैरड को फैरड में बदल लीजिए, -6 से गुणा कर लीजिए, और इंटू इसका कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा, हाफ। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, सीधा सीधा हाफ ऑफ छोड़िए आप, कितना आ जाएगा, 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ 10 की पावर 2 होगा, यहाँ 10 की पावर 2 होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 की पावर -6 यानी कि 10 की पावर -4। तो कितना हो जाएगा बच्चा, 2.5 इंटू 10 की पावर -3। करेक्ट हो गया, इतना जूल आ गया। अच्छा लग रहा है, देखिए कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको बताएं। यदि किसी धारावाही प्रणालिका में घेरों की संख्या तथा प्रवाहित धारा का मान दोगुना कर दिया जाए। ओहो हो, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म नहीं हुआ है सर। देखिए यदि किसी धारावाही प्रणालिका में घेरों की संख्या का प्रवाहित धारा का मान दुगुना कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा। चलिए अगर आपको ये सब क्वेश्चंस नहीं आते हैं, टॉपिक में दिक्कत होती है, तो मैं मेजर कलसी क्लासेस के जो एयरफोर्स का चैनल है, एयरफोर्स का चैनल है, एयरफोर्स ICG, ठीक है, नेवी, इसका जो चैनल है, इसके स्पेसिफिक जो चैनल है, इस पर मैं लाइव आता हूँ, ठीक है, इस पर मैं लाइव आता हूँ। और अभी मेरी जो नेक्स्ट क्लास है वो है मंडे को कितने बजे, मंडे को है 1 PM पर, ठीक है। तो इस पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के सारे क्वेश्चन, सारे डाउट मैंने कवर कर दिए हैं सिर्फ एक वीडियो में, ठीक है, और वो भी प्रॉपरली क्वेश्चन के साथ। किसी धारावाही प्रणालिका में घेरों की संख्या तथा प्रवाहित धारा का मान दुगना कर दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो जाएगा। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर आपको बताना है तो सिंपल कितना हो जाएगा आपका, B बराबर होता है फार्मूला। अगर एक धारावाही प्रणालिका है, प्रणालिका का मतलब कोई कुचालक, उसके ऊपर क्या लपेटा गया है, तार लपेटा गया है। अगर आप यहाँ से करंट भेजेंगे तो यहाँ से करंट ऐसे निकल रही है, तो अगर इसमें I करंट जा रही है और इसकी पूरी लंबाई कितनी है, L है, इसमें फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या यानी कि पर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न से लपेटा गया है वो कितना, स्मॉल n है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता है इसके अंदर, μ0 NI। अब वो कह रहे हैं n को भी डबल कर दिए हैं,
म्यू नॉट, एन को भी कितना कर दिए हैं, एन कर दिए हैं, डबल कर दिए हैं, और आई को भी कितना कर दिए हैं, डबल कर दिए हैं। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, अगर आप बी डैश लिखेंगे तो 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई यानी कि बी बचेगा, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ने से पहले किताब की बात कर लेते हैं। आपने सोचा होगा ऑनलाइन का ऑप्शन दिए, ऑफलाइन का ऑप्शन दिए, लेकिन करेंगे मतलब लड़ाई का तो बता दिया, हाँ यहाँ लड़ाई कर सकते हो, यहाँ लड़ाई कर सकते हो, हथियार कहाँ है, हथियार ये है सामने, ठीक। मेजर कसी क्लासेस में की जो बुक है ये बहुत ही रिसर्च करके, बहुत ही फाइन आपको पूरा कंटेंट इसमें मिलेगा। आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या टॉपिक आते हैं, पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन के साथ, एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ। मतलब इसको करते हो तो बाहर से नहीं ही आना है, ये मान करके चलो, पूरा मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। अगर आप इसको करते हैं, इस किताब को पूरा कर लेते हैं, ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि बस ऐसे पलट लिए हो गया, प्रॉपर करते हैं तो आपको हर क्वेश्चन मिल जाएगा। और एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन लिखा नहीं मिला तो आपको कॉन्सेप्ट 100% मैच करता हुआ मिलेगा, न्यूमेरिकल डिजिट चेंज हो सकती है बस। तो इसमें आप जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जिसको भी आप ऑर्डर करना चाहें, फिजिक्स, और ऑब्वियस सी बात अगर आप एग्जाम के लिए, एयरफोर्स के लिए हैं तो एक्स ग्रुप की अगर हम बात कर लें तो आपको कम से कम फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश तो होना ही चाहिए। चलिए, तो फ्री डिलीवरी इसकी हो जा रही है, अगर आप अभी ऑर्डर करते हैं 25% का डिस्काउंट चल रहा है। इसको बहुत सीरियसली लेना बच्चा, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि रामबाण है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये वो हथियार है जिससे आप फतेह हासिल कर सकते हैं। चलिए, फैराडे का नियम प्रदर्शित करता है ए व बी में संबंध, चुंबकीय बल एवं चुंबकीय क्षेत्र में संबंध, विद्युत वाहक बल एवं फ्लक्स परिवर्तन की दर में संबंध, इनमें से कोई नहीं। फैराडे लॉ रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन आई एंड बी, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स होगा यहाँ पर, एंड मैग्नेटिक फील्ड, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नन ऑफ दीज। बताइए, जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वो क्या बताता है, वो बताता है माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी कि फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, जहां पर फ्लक्स बराबर क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू एरिया, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। अगर आप लिखेंगे तो हो जाता है बी ए कॉस थीटा, तो इसकी जरूरत आपको नहीं, ये पता चल गया कि ये किसमें दिखाता है, रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, विद्युत वाहक बल एवं फ्लक्स परिवर्तन की दर में ये परिवर्तन बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ इसके 20वां सवाल, 5 क्वेश्चन इसके बाद और हैं। एक चौक कुंडली किसमें प्रयुक्त होती है, केवल प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, केवल दिष्ट धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा तथा दिष्ट धारा परिपथों में, ना प्रत्यावर्ती धारा में और ना ही दिष्ट धारा परिपथ में, दोनों में से बताइए कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से करेक्ट होना चाहिए। मेरी स्पीड आपको ज़्यादा लग सकती है, क्यों, क्योंकि वाकई में यही स्पीड आपको रखनी चाहिए, और मॉडल पेपर का मतलब होता है मॉडल टाइम में करना, ठीक है। तो अगर हम स्पेसिफिक टाइम में इसको ख़त्म करते हैं 25 मिनट में, तो जान लो कि तब भी ज़्यादा ही है, वहाँ पर प्रेशर अलग ही होता है, गलती कर देते हो फिर से करने लगते हो, ठीक है। तो इसको करो। चोक कॉइल इज यूज्ड इन एसी सर्किट ओनली, डीसी सर्किट ओनली, एसी एंड डीसी सर्किट। ध्यान रखना, चोक कॉइल होता है जो करंट को कंट्रोल करने के लिए होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट में यूज होता है, और जो चोक कॉइल होता है वो एक अपने आप में एलआर परिपथ है। एसी में आप कई तरह के परिपथ जानते होंगे, तो ये अपने आप में एलआर परिपथ होता है जो कि एसी को कंट्रोल करता है। एसी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। डीसी को कंट्रोल करने वाला डिवाइस कौन सा होता है, रियोस्टेट होता है, ठीक है। चलिए, रियोस्टेट होता है यानी कि धारा नियंत्रक। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर, ओहो ऑप्टिक्स आ गई, ऑप्टिक्स भी नहीं छूटती है, ध्यान रखना। एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर, भैया ये तो एकदम मान के ही चलो, क्वेश्चन पढ़ते ही एकदम लजीज लग रहा है। एक प्रकाश किरण का एक समतल दर्पण पर 30 डिग्री पर पड़ रहा है, देखिए ये है 30 डिग्री पर पड़ रहा है प्रकाश, यानी कि अभिलंब से 30 डिग्री का कोण बना रहा है ना। तो ये ऑब्वियस सी बात है उसी कोण पर चला भी जाएगा, 30 डिग्री, उसी 30 डिग्री के कोण पर वो चला भी जाएगा। दर्पण से परावर्तन के कारण विचलन कितना होगा आपको बताना है, दर्पण से परावर्तन के कारण विचलन कितना होगा। और रेज इंसिडेंट, विचलन कोण पूछ रहे हैं, विचलन का कोण होता है, मतलब होता है आप सीधे जा रहे थे, अपने रास्ते से कितना भटक गए, आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन करना शुरू किए ग्रुप एक्स की, बीच में कितना डाइवर्जन आ गया, और अगर डाइवर्जन आया है तो वही सुधारने के लिए हम यहाँ खड़े हैं। फिजिक्स की वजह से आपको फेल होने की जो चेष्टा हो जाती है ना, वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फेल तो डेफिनेटली नहीं होना है एग्जाम में इस बार। अब यहाँ पर देखिए, ये
जाने का रास्ता था लेकिन वो मुड़ गया, तो यानी कि यही है आपका विचलन कोण, यही वो भटकाव है। तो पूरा कोण कितना होता है 180, तो 180 में से हम कितना माइनस कर लेंगे 30 + 30 यानी कि कितना 60 बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री। देख रहे हो कितना जबरदस्त क्वेश्चन पूछा है, पूछ लिया है विचलन कितना है, रास्ते से जा रहा कितना भटक गया। ऐसे सवाल आते हैं, पूछ लेता है कि इतनी गहराई में अगर कोई सिक्का पानी में डाल दिए हैं तो पानी में जितना गहराई पे दिख रहा है वास्तव में कितनी ऊपर वो दिख रहा है, वो आभासी गहराई और वास्तविक गहराई का फार्मूला पे उस पर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए इसको बताइए, दो तरंगे तीव्रताओं का अनुपात इतना है तो अधिकतम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात कितना होगा। देखिए अधिकतम और न्यूनतम तरंगाओं का अनुपात का फार्मूला कितना होता है, आप पहले ये पता होना चाहिए। अगर दो तरंगे अध्यारोपित हो रही हैं, इंटरफेरेंस हो रहा है उनका, तो ये होता है √I1 + √I2 डिवाइडेड बाई √I1 - √I2 और ये हो जाता है पूरे का स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे I2 कॉमन ले लें आप तो कितना हो जाएगा। अब देखिए I1/I2 दिया है पहले से, हम नहीं कह रहे हैं, 25/1 दिया है। अब अगर आप ये देखिए लिखें तो यहाँ पर √ आप लिख सकते हैं I1/I2 + 1 क्योंकि आप I2 कॉमन ले रहे हैं रूट में, और यहाँ पर कितना हो जाएगा I1/I2 - 1 पूरे का स्क्वायर। अब आप जानते हैं I1/I2 कितना दिया 25 का रूट लेंगे कितना आ जाएगा 5 + 1 अपॉन कितना आ जाएगा 5 - 1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो आ जाएगा 6/4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9/4 हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये समझिए इस बात को बहुत गंभीरता से कि 25 में 10 क्वेश्चन करना इज़ नॉट अ बिग डील। फिर भी फेल हो जाते हैं लोग, क्यों? अटेंशन नहीं देते, अटेंशन पे नहीं करते, सही कंटेंट ग्रास्प नहीं करते। चलिए इसके बाद देखिए, जब किसी प्रकाश, और वो अटेंशन यहीं से गेन होगा, ठीक है प्रॉपर, जब प्रकाश की किरण हवा में से कांच में जाती है तो कौन से चर प्रभावित होते हैं। ठीक है, When light waves travel from air to glass, which variable are affected? अगर एयर से ग्लास में जाता है, ठीक है, एयर से किस में जाता है ग्लास में, तो क्या क्या बदलता है, उसकी स्पीड बदल जाती है, उसका वेवलेंथ बदल जाता है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। ठीक है, स्पीड बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन आवृत्ति नहीं बदलती। ध्यान रखना, रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। तो इसमें बता रहे हैं कौन से बदल जाते हैं। वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी नहीं हो सकता क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती। वेवलेंथ एंड वेलोसिटी, चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग बदल जाता है। देखो कितना लॉजिकल क्वेश्चन है, ढूंढोगे ना, अगर नॉलेज मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन गूगल पे भी सर्च करोगे ना तो आपको लेवल मिलेगा, और वो लेवल कहीं ना कहीं आपको उससे बेस्ट मैच होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर जिस तरह का कलेक्शन में लेकर के आया हूँ, ये देखिए, नाभिकीय बल किसके बीच पाया जाता है। न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अरे भैया, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, तो सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, तो आपको क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक है, प्रोटॉन के बीच में न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर दोनों ही तो हैं, तो जो एक्सचेंज बल है वो बात करके तो रखा है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, इसके अलावा जो भी और प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, सबका आपस में बल लग रहा होता है, सबका आपस में पाई मेसॉन कणों का एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, तो बस आप इतना समझिए कि सबके बीच में लगता है नाभिकीय बल। चलिए आपका आखिरी सवाल, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन विरामावस्था से एक समान विभवांतर से त्वरित किए जाते हैं, इनके अंतिम वेगों का अनुपात क्या होगा। अंतिम सवाल और एक अच्छे चैलेंज के साथ, चैलेंजिंग क्वेश्चन। बताइए, एक अल्फा पार्टिकल है, एक्सेलरेट होता है, तो बताना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो यहाँ देख लीजिए, फार्मूला होता है Q × V बराबर, दिमाग में जहन में बैठा लीजिए, इंजेक्शन की तरह लगा लीजिए, नसों में रहिए सर, नसों में रहना चाहिए फार्मूला, 1/2 mv²। अब देखिए, V दोनों को सेम से किया गया है, एक अल्फा पार्टिकल को किया गया है और एक अल्फा पार्टिकल को, और दूसरा किसको किया गया है, प्रोटॉन को दिया गया है। प्रोटॉन को सेम वोल्टेज दिया गया है, पूछा जा रहा है कितना होगा प्रोटॉन, और यहाँ पर हो जाएगा V प्रोटॉन का स्क्वायर। आप दोनों को डिवाइड कर दीजिए, V से V कट जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, और Q अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना होता है, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, +E होता है। ठीक, तो यहाँ से ये कट जाएगा, इसका मतलब कितना बचेगा, अगर आप V अल्फा अपॉन VP करना चाहते हैं तो बराबर कितना होगा, पहली बात तो बराबर 2 पहले से था, और ये MP इधर चलाएगा तो MP ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, इसको आप पक्षांतर करेंगे तो 2MP अपॉन 2 अल्फा आएगा, पूरे का अंडर रूट आ जाएगा क्योंकि इधर स्क्वायर था। अब इसको देख लीजिए,
प्रोटॉन का मास मान लेते हैं कितना है, m है, और आप जानते हैं, अगर नहीं जानते तो अभी जान लीजिए कि अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो होता है 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो होता है 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। याद रख लीजिए, जहन में बैठा लीजिए, सवाल मिल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 4m, इसका लेंगे अंडर रूट, m से m कटेगा, और m से m कटेगा आपका, और 1 अपॉन क्या कहते हैं, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आएगा, तो कितना बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली आपके सारे सवाल हो चुके हैं, और जैसे ये मॉडल पेपर है ना, तो पूरी कंप्लीट बात होगी। मान लीजिए आपने ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन किया, उसके बाद अपनी किताब मंगाई, आप पढ़े, आप कोर्स लिए, आप चाहे जैसे पढ़े, चाहे जो किए, चाहे जैसे जिस तरह से सो के पढ़े, खड़े होके पढ़े, दौड़ते हुए पढ़े, चाहे जैसे आपने पूरा कंटेंट आपको लगा कि हाँ हमने कर लिया है, तो भैया अपने आप को एग्जाम के पहले चेक करना है। एग्जाम में सीधे बैठ करके नहीं चेक करना है। उसके लिए मेजर कलसी क्लासेस आपके लिए ये भी पूरा प्लान करके लाया है। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है आपकी, आज इनरोल करने की आपको ज़रूरत है, अगर आप 13 अक्टूबर के लिए सीरियस हैं खास करके। तो यहाँ पर मात्र 199 रुपये से वो शुरू है। आपको पूरा डिटेल इसके ऐप पर मिल जाएगा, और सामने आपके नंबर दिया हुआ है 969633002233, और उसके बाद है 9696220022। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप फ़ोन करके तुरंत ही टेस्ट सीरीज की जानकारी ले सकते हैं, अगर आप कोई दिक्कत महसूस करते हैं तो। ठीक है, तो अभी आज ही आप इमीडिएटली इसको इनरोल करिए और अपने आप को चेक करते रहिए कि वाकई आपने कितना काम किया है। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को, इस रिकॉर्डेड लेक्चर को मैं यहीं पे रोकता हूं, और आशा करता हूं कि आप सब लोग एग्जाम में अच्छा करेंगे। जय हिंद।